सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीमा संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण का एक नया विषय संधि लेकर आई हूँ। आज हम इस वीडियो में संधि के विषय में विस्तार से जानेंगे कि संधि के नियम क्या होते हैं, कैसे हमें संधि को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उदाहरणों के द्वारा हम संधि को हल करना अच्छे से आज इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय संधि। सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के निकट आने पर उनमें जो विकार अर्थात जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जब भी कोई दो वर्ण स्वर या स्वर का परिवर्तन हो सकता है, स्वर या व्यंजन का हो सकता है, जैसे रमा जमा ईश है, क्या बनेगा रमेश है। तो यहाँ पर आ और ई के मिलने से जो परिवर्तन हुआ, ए का जो आगम हुआ वह संधि कहलाता है। तो आइए जानते हैं संधि के भेद। संधि के कुल 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि व तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं मुख्य रूप से उनके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले है स्वर्ण दीर्घ संधि, जिसमें दीर्घ हो जाता है बड़ा, व गुण संधि, उसके बाद है वृद्धि संधि, यण संधि और उसके बाद है अयादि संधि। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन, जो विकार होता है वह स्वर संधि कहलाती है। और स्वर संधि के कुछ और भी भेद हैं, जैसे पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि, ये सभी भी स्वर संधि के ही भेद होते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा के अनुसार जो आपका नवीन पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही जो आपकी संधि है उनके उदाहरणों को देखेंगे। बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी होती है। दो वर्णों में पहला यदि व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो या स्वर हो तो उनके मिलने से जो विकार, जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। तो व्यंजन संधि के भेद कौन कौन से होते हैं जानते हैं। सबसे पहले है जैसे प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाना, ये अनुनासिक संधि कहलाता है। संस्कृत में हम इसे जानते हैं प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम। आगे है षटुत्व संधि, उसके बाद है अनुस्वार संधि और उसके बाद है जशत्व संधि अर्थात प्रथम वर्णस्य तृतीय वर्णे परिवर्तनम। और इसके अलावा भी कुछ और भेद होते हैं, जैसे तुगागम संधि और छत्व संधि, परस्वर्ण संधि और तोरली संधि, शचुत्व संधि, ये सभी भी व्यंजन संधि के भेद माने जाते हैं। और आज हम व्यंजन संधि के जो पाठ्यक्रम के अनुसार भेद हैं उनको इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। जो संधि का तीसरा भेद है वो हम एक बार जान लेते हैं कि उसकी क्या परिभाषा होती है, कौन कौन से उसके भेद होते हैं। तो विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग से आप समझते हैं जो दो बिंदु आपको संस्कृत में हर जगह दिखाई देते हैं बहुत सारे वर्णों में, तो वो जो बिंदु हैं वो आपके विसर्ग कहलाते हैं। आप उनको ठीक से उच्चारण करना सीख लें। तो विसर्ग संधि के जो भेद हैं वो है सत्व संधि, उसके बाद है रुत्व संधि, उत्व संधि व कुछ और भी उसके भेद हैं जो मैंने नीचे आपके सामने स्लाइड में शेयर किए हैं, जैसे र लोप संधि और रेफ र का विसर्ग हो जाना, रेफु विसर्ग संधि। तो ये भी विसर्ग संधि के ही भेद होते हैं। अभी हम आगे विस्तार से सारी संधियों को उदाहरण के साथ जानें। तो आइए अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार 10वीं कक्षा में संधि के कौन कौन से भेद आएंगे, उन्हीं का हम अच्छे से यहाँ पर अभ्यास करेंगे। वैसे मैंने सारी संधियों और उनके भेदों के बारे में आपको बता दिया है ताकि आपको उनका ज्ञान हो। और अब हम देखते हैं व्यंजन संधि जो 10वीं कक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम में है और उसके भी कौन कौन से भेद आएंगे उनको हम उदाहरणों के द्वारा जानते हैं।
तो सबसे पहले है वर्गस्य प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्णे परिवर्तनम, अर्थात जश्त्व संधि। ठीक है, इसमें हम इस टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज। आप देख रहे हैं ये पहले वर्ग, ये वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में मैं परिवर्तन बता रही हूं। आप देख रहे हैं क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क ख ग, तीसरा है ग। ऐसे ही च का तीसरा च छ ज, ऐसे ही ट का ट ठ ड। ठीक है, तो हमने सबको देखा कि उनका तीसरा हो जाता है इसमें परिवर्तन, लेकिन कब होगा ये हम देखते हैं। साइड में आप देखेंगे टेबल में क च ट त प, ये जो पहले वर्ण होते हैं, ठीक है, इनके सामने क्या कौन सा स्वर व्यंजन आते हैं, कौन से वर्ण आते हैं कि इनका तीसरा जो है वर्ण हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला सबसे पहले है अ या आ या कोई भी स्वर। ठीक है, जितने भी वर्ग के पहले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनके सामने कोई भी स्वर आता है या तीसरा या चौथा अक्षर। तीसरा चौथा कौन सा हो गया, जैसे तीसरा है घ ज ड द ब, ये, या चौथा जैसे घ झ ढ ध और भ। ठीक है, तो कोई भी स्वर तीसरा या चौथा वर्ण या ह य व र, ये पूरा इसका नियम है इस संधि का। तो आप इसको याद कर लें कि प्रथम वर्ण के सामने अगर इनमें से कोई भी आता है तो उसका तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहला है वाक जमा ईश। ठीक है, इसमें हम देखेंगे नियम के अनुसार। अब वाक क आया है, आपने देखा इसमें वर्ग का, कवर्ग का, ठीक है, क आ गया है पहला वर्ण। अब सामने क्या आया है, ई। सबसे पहला हमें देखना होता है ई जो है हमारा क्या है, स्वर है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो जैसे हम उनमें परिवर्तन करेंगे तो वाक क की जगह क्या हो गया, ग। ठीक है, ग में हलंत, वाग ग हलंत, और ई उसमें मिलाएंगे तो ग का हलंत हट जाएगा और वागीशः, वागीशः बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे ये परिवर्तन हुआ। आगे है अच जमा अजंतः। इसमें भी च जो है वर्ग का पहला वर्ण है और इसके सामने अ आया है, स्वर आया है, तो उसका ज में परिवर्तन हो गया, च हट जाएगा, अ ज, और ज में जो हलंत था वो अ उसमें मिल जाएगा, वो ज पूरा हो जाएगा, अजंतः। आगे है सुप जमा अंतः। अब प का जो है तीसरा वर्ण क्या होगा, ब, तो सुबंतः। आगे है सम्यक जमा याति। तो क का तीसरा क्या हुआ, ग, सम्यग याति। आगे है वाक जमा अत्र, क्या बनेगा, वागत्र। अब यहां पर देखिए क का ग हो गया, ग में हलंत है और ग का जो हलंत है उसमें अ मिल जाएगा तो वागत्र बन जाएगा। ठीक है, तो आप नियम के अनुसार इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, वह आपके इसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। आगे देखते हैं व्यंजन संधि का ही दूसरा भेद जो आपके पाठ्यक्रम में है। देख लेते हैं। प्रथम वर्णस्य पंचम वर्णे परिवर्तनम, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में। तो समझ गए होंगे आप, क्योंकि आपने वर्ग और वर्णों को अच्छे से समझ लिया है। तो पहला जैसे कवर्ग का क है तो उसका आखिरी क्या होगा, अंग, क ख ग घ अंग। ठीक है, तो उसको हम अनुनासिक संधि भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम आगे। जैसे इस टेबल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। मैंने लिखा है वर्ग का प्रथम अक्षर, ठीक है, उसके बाद लिखा है वर्ग का पांचवा अक्षर होगा। तो हम इसका नियम जान लेते हैं। जैसे क जो है पहला है वर्ण, ऐसे ही च ट त प ये सब पहले हैं। तो इनका हमने नियम के अनुसार जाना कि पांचवा जो वर्ण है वो हो जाएगा। जैसे क का ग हो जाएगा, च का य हो जाएगा, ट का अण हो जाएगा, व त का न हो जाएगा, व प का म हो जाएगा। इसके साथ कुछ और चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे क के साथ इसमें कहीं कहीं ग भी आता है। क या ग अगर प्रथम वर्ण में आपके आते हैं तो सामने क्या हो जाएगा, अंग। अगर क आता है तो भी और अगर ग आता है तो भी अंग हो जाएगा। तो ये नियम आप याद रखें। यही आपको ट वाले में ध्यान रखना है।
ट या ड, ठीक है, ट या ड इनमें से कोई भी आएगा तो अण होगा। उसके बाद है त या द, ठीक है, ये इसका क्या होगा, न होगा, पांचवा अक्षर। तो सिर्फ इन तीनों में आपको ध्यान रखना है, क में, ट में और त में। बाकी जो च है वह प है, वो दोनों आगे पहला ही वर्ण होगा और उनका पांचवा हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से इसको समझते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, वाक जमा मय है, ठीक है, वाक क जो है प्रथम वर्ण आ गया, ठीक है, तो क्या बना, क का अंग हो गया, वा जमा ग जमा मय है, वांगमय है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिग जमा नाग है। अब दिग, मैंने देखो एक क का आपको उदाहरण दिया है, एक मैं आपको ग का उदाहरण दे रही हूँ साथ में, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन एग्जाम के समय ना हो कि हमने तो क का ही किया था पांचवा अक्षर, तो ग का भी हम साथ में उदाहरण कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे कि ग का भी अंग ही होगा। तो ग, ग का क्या बन गया, अंग और नाग है, दिंग नाग है, ठीक है। आगे है चित जमा मयम। चित में त जो है वो प्रथम वर्ण है, तो चित्त का क्या होगा, त थ द ध न, पांचवा अक्षर होगा, चिन्मयम। उसके बाद है अप जमा मयम। अब प का क्या होगा पांचवा, म, तो अम्मयम, ठीक है, तो अम्मयम होगा इसका उत्तर। अगला है षड जमा मासाह, यहाँ पर ड है, आप देखिए वैसे ट जो है प्रथम वर्ण होता है तो उसका अण होता है, लेकिन साथ में जैसे मैंने आपको बताया ट या ड कोई भी हो तो अण हो जाएगा। तो नियम को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, बार बार इसका अभ्यास कीजिए, बिल्कुल भी आपके संधि में नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो षण मासाह ये इसका उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार विसर्ग संधि में कौन कौन से भेद आते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में व्यंजन संधि व विसर्ग संधि है, और जो भेद मैंने आपको व्यंजन संधि करवाए हैं सिर्फ वही नवीन पाठ्यक्रम में है। अभी मैं विसर्ग संधि के आपको कराऊंगी भेद जो पाठ्यक्रम में है, और स्वर संधि 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में नहीं है क्योंकि आप 9वीं कक्षा में उसको कर लेते हो। तो देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का पहला जो भेद है विसर्ग उत्व संधि, विसर्ग का ऊ हो जाना, ठीक है। तो इसके नियम जान लेते हैं कि कब होगा ऊ, विसर्ग का क्या क्या स्थिति होंगी। तो सबसे पहले लिखा है मैंने अ या कोई भी स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो उसके सामने, या य र ल व ह इनमें से कोई भी हो, ठीक है। हमारे जो स्वर हैं उनके सामने विसर्ग हो, एक तो विसर्ग वाला शब्द है हमारा, उनके सामने क्या क्या आना चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व ह, अगर ये आ जाते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा अच्छे से इसको समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है सिंह जमा गर्जती, ठीक है, यहाँ पर सिंह है, आपने देखा ह के आगे विसर्ग है, ठीक है, और ह का नियम हमें पता है, ह के आगे विसर्ग भी है, ह का ऊ भी हो जाएगा नियम के अनुसार, य र ल व ह जो हमने जाना। तो दे इसको अलग अलग करते हैं, सिंह। अब सिंह पहले ह में हलंत लगाएंगे और ह का अ निकल जाएगा, सिंह हलंत जमा अ, और विसर्ग जो है हमारा, हमने विसर्ग भी लिख दिया प्लस में करके। उसके बाद ग में हलंत लगाया क्योंकि अर्जती, ग का अ निकल गया अर्जती, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, सिंह, और जो अ है हमारा, ठीक है, जो हमारा सिंह से अ निकला था, और विसर्ग जो है हमारा, विसर्ग किस में बदल जाएगा, ऊ में। तो विसर्ग का जो चिन्ह मैंने यहाँ पर लिखा है उसकी जगह मैं ऊ लिख दूंगी, तो अ जमा ऊ, ठीक है, क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ रहा है, अ जमा ऊ ओ हो जाएगा। तो सिंह में जब ओ मिलेगा सिंहो आ जाएगा, सिंहो गर्जती, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, सिंहो गर्जती। तो आपको ये नियम समझ में आया होगा कि कोई भी स्वर हमारे सामने है उसके आगे विसर्ग है, ठीक है, और य र ल व अगर वहां पर आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। उसके बाद कुछ और नियम जान लेते हैं। जैसे मयूर है, ठीक है, मयूर है, आपने देखा मयूर जमा नृत्यति, दूसरा उदाहरण मयूर रह, आपने देखा इसमें भी अ का उच्चारण आ रहा है, जैसे सिंह में आया था, सिंह में भी अ था
और मयूरः में भी अ है। तो कोई भी स्वर आया, हमने नियम देख लिया, अ आया है, और र आया है, हमने नियम के अनुसार रे में भी देखा, य र ल व ह, और उसके बाद विसर्ग भी है, तो इसमें उत्व हो जाएगा। कैसे? मयूर में र में हलंत लग जाएगा, अ उसका निकल जाएगा, और विसर्ग जमा विसर्ग जमा न में हलंत जमा रित्यति। क्या किया हमने? मयूर र में हलंत, उसका अ अलग किया, फिर विसर्ग अलग किया, फिर न जमा रित्यति, ये सब हमने अलग अलग कर लिया। ठीक है, और आपको क्या देखना है अब? अ और विसर्ग का जगह क्या हो गया? उ, तो अ और उ मिलके ओ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया इसमें? मयूरो नृत्यति। समझ में आया आपको? मयूरो नृत्यति। आगे देखते हैं, और साथ में आप ये भी देख रहे हैं जो हमारा दूसरा जो वर्ण है, जो दूसरा पद है हमारा, जैसे सिंह गर्जती। ठीक है, गर्जती में ग तीसरा हमारा वर्ण तीसरा आया है, तो ग परिवर्तन हुआ इस वजह से, और आगे न आया है, वो भी हमारा क्या है? न जो है वो भी हमारा क्या है? त थ द ध न, पांचवा अक्षर है। तो तीसरा, चौथा व पांचवा कोई भी वर्ण जो सामने आता है उसके अनुसार भी परिवर्तन होता है। आप दोनों चीजें इसमें ध्यान रखेंगे। एक तो स्वर है हमारा आगे, उसके बाद विसर्ग है, और सामने वाला जो अक्षर है वो क्या हो सकता है? वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा अक्षर हो सकता है। आगे देखते हैं, गोपालः जमा हस्ती, गोपालः है, इसमें भी जो हमारा स्वर है उसी का उच्चारण हो रहा है, गोपालः है। तो गोपाल में से अ निकाल देंगे, सामने विसर्ग, ह को अलग कर देंगे और अस्ति लिख दिया हमने। ह हमने देखा तो अ से विसर्ग का उ हो जाएगा, तो गोपालो, अ जमा विसर्ग का उ हो गया ओ, और हस्ती, हमें हस्ती मिला दिया, गोपालो हस्ती। ऐसे ही अगला है गज है धावती, गज में हलंत, अ उसका अलग कर देंगे, जमा में विसर्ग। आप सब कुछ जैसे लिखा हुआ है उसको अलग करते हुए जाएंगे। जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं संधि में, ऐसे ही हम संधि में करेंगे। सारे जितने भी शब्द आए हैं उनको अलग अलग करते हुए जाएंगे, और विसर्ग को भी अलग कर देंगे। विसर्ग की जगह यहाँ पर ऊ लिखेंगे, और फिर हम अ जमा ऊ को मिलाएंगे तो ओ हो जाएगा। तो आगे वाले शब्द में मिलकर वो गजो, और बाद वाला ध जमा आवती जो अलग किया था उसको मिला देंगे, धावती। ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने सारे जो वर्ण है उनको अलग अलग करके दिखाया है। आप अपनी कॉपी में भी इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा गजो धावती। तो ये था हमारा विसर्ग संधि का पहला भेद, विसर्ग से उ उत्व संधि। तो आइए आगे देखते हैं विसर्ग संधि का दूसरा भेद जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। विसर्ग के स्थान पर स दंत्य स, श तालव्य श व स मूर्धन्य स। ठीक है, इन तीनों जो विसर्ग स्थाने त्रयम, तीनों जो श है हमारे, उनमें कैसे कैसे परिवर्तन होता है इसका नियम जानते हैं, व उदाहरणों के द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले है विसर्ग के बाद अगर स त या थ आता है तो दंत्य स हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हम देखते हैं। जैसे है बालकः जमा तत्र। ठीक है, तो इसमें बालकः जमा तत्र, तो बाद में क्या आया? विसर्ग के बाद त आया है, तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। बहुत ही आसान संधि है ये, आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे, और नियम एक बार आप कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ये याद रहेगा। तो क्या हुआ? विसर्ग का क्या हो गया? स, तो बालकस तत्र। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर सिर्फ स आ गया और मिल गया, और जो भी स आएगा वो हलंत में रहेगा, आधा रहेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। संस्कृत का हर एक वर्ण जो है वो आधे में होता है, उसमें स्वर मिलकर वो पूरा हो जाता है। उसके बाद है दूसरा उदाहरण भक्तः जमा सेवते, तो वही है विसर्ग के स्थान पर स आया है इसमें, तो भक्तस सेवते। आगे देखते हैं, विसर्ग के बाद श, च या छ आता है। श तालव्य, च या छ, इनमें से अगर कोई आता है तो तालव्य श हो जाता है। तो देखते हैं उदाहरण। देवः जमा शोभते, आपने देखा यहाँ पर शोभते, जहां पर वही वाला स भी अगर सामने आता है, जैसे पहले हमने देखा दंत से अगर सामने आता है तो भी वो ही से होगा,
और तालव्य श होता है तो भी ऐसा ही जो मूर्धन्य है उसमें भी होगा। अगर वो सेम सामने आता है तो भी वह उसी में ही परिवर्तन होगा। और उसके अलावा 2 वर्ण और दिए हुए हैं च और छ, तो तालव्य श हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, देवः जमा शोभते, तो यहाँ पर तालव्य श ही आया है, तो विसर्ग के स्थान पर वही हो जाएगा और बिल्कुल आसानी से आप देवश शोभते, सिर्फ आधा तालव्य श वहां पर हो जाएगा। आगे है छात्रः जमा छादयति। अब यहाँ पर क्या आया, छ आया है, इसलिए मैंने आपके सामने अलग अलग उदाहरण रखे हैं ताकि आपको सारे उदाहरणों के बारे में एक बार पता चल जाए। तो यहाँ पर छ आने से विसर्ग का क्या हो जाएगा, तालव्य श, छात्रश छादयति। आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है विसर्ग के बाद अब मूर्धन्य श, या तो सामने मूर्धन्य श आ जाए जो हमने तीनों श में बात करी है, या ट या ठ आ जाए। ठीक है, तो विसर्ग को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाएगा। देखिए धनु जमा टंकार है, तो यहाँ पर ट आ गया है, तो विसर्ग को मूर्धन्य श हो गया, धनुष टंकार है। पीछे वाला बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। संधि में आप हमेशा ध्यान रखें, जो बीच में 2 स्वरों व्यंजनों के मिलने से परिवर्तन बीच में होता है, अंत में आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगला उदाहरण है रूप्यकई जमा ठनठनायते। अब इसमें ठ आ गया है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श होगा यहाँ पर, तो रूप्यकई ठनठनायते, बस आपको मूर्धन्य श हलंत वाला उसमें बीच में ऐड करना है, बाकी आपका सारा सेम रहेगा। तो विसर्ग संधि बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी संधि को आप ये ना समझें कि बहुत मुश्किल है, इसके बहुत सारे नियम हैं, ऐसा नहीं है। अब इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, इसके बहुत सारे उदाहरण हम करेंगे, वर्कशीट के माध्यम से भी मैं आपको इसका अभ्यास कराऊंगी और आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने संधि का पूरा जो है डिटेल में पढ़ा है सारा, और पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपका 10वीं कक्षा में आना है उसका हमने उदाहरणों के समेत यहाँ पर अभ्यास किया है। तो सभी बच्चे उसका अच्छे से अभ्यास करें, संधि को अच्छे से समझें और परीक्षा में पूरे अंक लें। मेरी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।